Good afternoon everyone. Myself Dr. धर्मेंद्र दास. I am going to start a new topic जिसका नाम है ब्लड ग्रुप. ठीक है. और ये ब्लड ग्रुप इम्पोर्टेंस उसका क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, उसका कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, सब आज हम डिस्कस करेंगे. सो एट द बिगिनिंग हम स्टडी करते हैं कि ब्लड ग्रुप का इम्पोर्टेंस क्या होता है. सो ब्लड ग्रुप का इम्पोर्टेंस यही होता है कि जब भी आपको प्लान्ड सर्जरी में जाना है या फिर टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में जाना है तो ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है. और अगर आपको पहले से ब्लड ग्रुप पता है तो आप ब्लड बैंक से सेम ब्लड ग्रुप आप स्टोर करवा सकते हो, या फिर अगर आपका कोई रिलेटिव है जो आपको आप जानते हो कि उसका ब्लड ग्रुप सेम ब्लड ग्रुप है तो उसका भी आप स्टॉक में रख सकते हो. सेकेंड इम्पोर्टेंस ये है कि ब्लड ग्रुप अगर पता होता है तो बेबीज जो बेबीज होते हैं, बेबीज में एक डिजीज होता है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस. सो उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है. ठीक है. एंड इमरजेंसी केसेस में भी ब्लड ग्रुप अगर पता है तो उसका भी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है. सो फर्स्ट पॉइंट कि ब्लड ग्रुप डिस्कवरी किसने किया था, तो ब्लड ग्रुप डिस्कवरी किया था द फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टेनर. ठीक है. कार्ल लैंडस्टेनर. एंड उन्होंने डिस्कवर किया था इन अराउंड 1901 में. एंड उन्होंने जब डिस्कवरी किया तो इसके वजह से बहुत सारे पेशेंट्स में एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस के वजह से डेथ नहीं हो रहा था उनके डिस्कवरी के बाद से. सो इसीलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन द ईयर 1930s में हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड होता है जिसको बोला जाता है नोबेल प्राइज. सो नोबेल प्राइज उनको दिया गया था इन 1930. ठीक है. सो उन्होंने डिस्कवरी क्या किया था, तो जो ब्लड ग्रुप है, जो हमारा ब्लड स्ट्रीम रहता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक आपका हो जाता है प्लाज्मा एंड दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स. सो ये जो ब्लड के कंपोनेंट्स है, फर्स्ट होता है आपका प्लाज्मा. सो उन्होंने डिस्कवरी किया कि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं. एंड सेकेंड थिंग उन्होंने डिस्कवरी किया कि जो RBCs, जो रेड ब्लड सेल्स, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है दैट इज एंटीजन. ठीक है. एंटीजन. सो ये जो एंटीजन है एंड एंटीबॉडीज़ है, इसका और एक नाम भी है, देयर इज अनदर साइनोनिम. एंटीबॉडीज़ को हम बोलते हैं एग्लूटिनोजन. सॉरी, एंटीबॉडी का नाम है इज एग्लूटिनिन, NIN, एग्लूटिनिन. एंड एंटीजन इज ऑल्सो नोन एज एग्लूटिनोजन. ठीक है. जेन सिमिलर है, ऐसे आपको याद रखना है. सेकेंड थिंग कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं रहता है. इट स्टैंड्स इन बाय बर्थ 0. मतलब जब किसी भी इन्फेंट का डिलीवरी होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम देयर विल बी नो एंटीबॉडी इन हिज प्लाज्मा. प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नहीं रहेंगे. सेकेंड, एंटीबॉडी प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? फ्रॉम 2 to 8 months. 2 to 8 months में एंटीबॉडी फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. थर्ड एक आता है कि
अप टू 10 ईयर्स में जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एंड और एक है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, सो प्रोडक्शन हाउस इज द रेड बोन मैरो एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है। बेसिकली जितने भी हमारे बॉडी में लिम्फ एंटीबॉडी है सब मैन्युफैक्चरिंग होता है लिम्फोसाइट के द्वारा एंड इन लिम्फ नोड्स में, ठीक है। एंड ब्लड का भी जो प्लाज्मा में भी जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो भी फॉर्मेशन होता है लिम्फ नोड से भी, ठीक है। एंड पार्शियली फ्रॉम रेड बोन मैरो। सो कार्ल लैंडस्टेनर ने जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिस्कवरी किया तो उन्होंने साथ में डिस्कवरी किया कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। सो एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन में क्या होता है कि सपोज किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए है और अगर हम उसको बी ब्लड ग्रुप का ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो उसके बॉडी में सीवियर इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है। एकदम सिंपल फेनोमेना है कि बॉडी के अंदर एंटीजन एंड एंटीबॉडी का फाइट होता है और जिससे जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन और इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। मेनली इम्यूनिटी उससे फाइट करती है। सो इम्यूनिटी जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है उसमें मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट रहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑलमोस्ट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सॉरी 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स और उसमें से IgG इम्यूनोग्लोबुलिन G एंड इम्यूनोग्लोबुलिन M प्रेजेंट रहता है। इम्यूनोग्लोबुलिन G में बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट रहता है जो 2 रहता है एंड M में 10 बाइंडिंग साइट्स रहता है। सो सपोज अगर ये आपका ब्लड स्ट्रीम है इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, इसको बोला जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दूसरा पार्ट जो है दैट इज आवर प्लाज्मा जो लिक्विड अपीयरेंस रहता है। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे। सो इन एंटीबॉडीज में IgG एंड IgM प्रेजेंट रहता है एंड IgG में 2 बाइंडिंग साइट्स रहता है, मतलब उसके पास 2 हैंगर रहता है, हुक रहता है। जब सुइटेबल एंटीजन प्लाज्मा के कांटेक्ट में आएगा तो हुक क्या करेगा कि आरबीसी को कैप्चर करेगा, उसको अटैच कर देगा एंटीबॉडी के साथ एंड उसके बाद क्या होगा कि जो भी आरबीसी ट्रेवल करेंगे वो आरबीसीज एंटीबॉडी के साथ यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, मेक ए क्लम्प या फिर मास फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, जिसमें आरबीसी बहुत सारे आरबीसीज एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। एक हमने हीमोस्टेसिस में पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग एंड इट इज ऑल्सो ए फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी प्लग, ठीक है। प्लेटलेट प्लग हीमोस्टेसिस में यूज होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी प्लग कब होगा, जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन बॉडी में होता है, ठीक है। सो जब प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा देन आवर इम्यूनिटी विल एक्टिवेट एंड इम्यूनिटी क्या करेगा कि लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेज को जो क्लम्प फॉर्मेशन हुआ है उसको तोड़ने का काम करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन कैसे करेगा कि जो आरबीसी का जो सरफेस है
आरबीसी का जो सरफेस है, सरफेस को रप्चर करेगा, मतलब तोड़ देगा। एंड आरबीसी जब रप्चर होगा तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं एंड हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर से बाहर आ जाएगा, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा। इससे पहले क्या था कि हीमोग्लोबिन पैकेज में था, पैक्ड था, लेकिन जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद हीमोग्लोबिन विल बी फ्री। फ्री कहाँ पे आएगा? फ्री होने के बाद इट विल कम इनटू आवर प्लाज्मा एंड प्लाज्मा में आने के बाद इसका हीमोग्लोबिन से बिलीवार्डिन में कन्वर्ट होता है एंड इवेंचुअली बिलीवार्डिन से बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है एंड बिलीरुबिन विल कम इनटू प्लाज्मा। प्लाज्मा में बहुत सारे बिलीरुबिन प्रेजेंट हो जाएंगे और इससे क्या होगा? फर्स्ट थिंग होगा कि जब फ्री बिलीरुबिन्स ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं तो ब्लड का जो विस्कोसिटी है, मतलब पहले जो लिक्विडिटी था वो उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कम थे। अब बिलीरुबिन जब बढ़ गया है तो उसका जो विस्कोसिटी है, जो गाढ़ापन है, वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी हार्ट है, हार्ट को पंप करने में ज़्यादा फोर्स यूज़ करना पड़ेगा। इससे चांस रहता है कि हार्ट फेल भी हो सकता है। सेकेंड क्या होगा कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर विल बी डाउन। जो भी ब्लड प्रेशर है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? क्योंकि हार्ट ज़्यादा फोर्स से पंप नहीं कर पाएगा। एंड सेकेंड थिंग, जो भी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाता है, मतलब गाढ़ापन बढ़ जाएगा एंड स्मूथली पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दैट इज अबाउट हार्ट। सेकेंड और एक होगा कि इससे जॉन्डिस होता है। जब भी हमारे प्लाज्मा लेवल में बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, इट लीड्स टू जॉन्डिस, जिसमें येलोइश कलर ऑफ स्किन होता है, यूरिन होता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में होता है रीनल फेलियर या फिर रीनल शटडाउन, जिसमें आपका जो किडनी है, किडनी काम करना कम कर देगी, डैमेज हो जाएगा। एंड किडनी का मेन काम क्या रहता है कि यूरिन फॉर्मेशन करना, फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, सो अगर ये बिलीरुबिन जब आपके किडनी के जो ट्यूबुल्स हैं, ट्यूबुल्स मीन्स जो पाइप है जहाँ पे फिल्टर होता है, जब ये बिलीरुबिन उस पाइप में चले जाएंगे तो वहाँ पे जाके वो लीक कर देंगे। एंड इससे एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, जिससे हमारा यूरिन प्रोडक्शन होता है। सो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि बिलीरुबिन बढ़ जाएगा, किडनी में जाएगा, किडनी में जाने के बाद वहाँ पे नेफ्रॉन्स में लीक हो जाएगा और इससे यूरिन फॉर्मेशन बंद हो जाता है, यूरिन का प्रोडक्शन किडनी में बंद हो जाएगा। उसका भी एक क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है। क्लिनिकल टर्म में हम यूरिन फॉर्मेशन जब बंद हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एन्यूरिया, ANURIA, एन्यूरिया। ठीक है, सो एक साथ किडनी में दो वर्क होता है, एक हो जाएगा आपका यूरिन फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। एंड अगर 7 to 8 डेज किसी इंसान का अगर यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, देन इट विल कम टू रीनल शटडाउन। रीनल मतलब किडनी टोटली डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अप टू दिस क्लियर है, समझ में आया है? ओके, सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्लाज्मा एंटीबॉडी रिलेशनशिप। एंड एंटीबॉडी, अगर एंटीबॉडी एंड एंटीजन का रिएक्शन हुआ तो हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंटीजन। ठीक है, एंटीजन, एंटीजन बेसिकली प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द रेड बोन मैरो। एंड रेड बोन मैरो में भी जब प्रोडक्शन होता है, ये इस प्रोसेस का नाम है एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, एरिथ्रोपोएसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स।
और एक प्रोसेस है जिसका नाम है हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। मतलब जिस प्रोसेस में ऑल ब्लड जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, मतलब WBC हो गया, RBC हो गया एंड प्लेटलेट्स हो गया, फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हीमोपोएसिस। और जिसमें सिर्फ RBC फॉर्मेशन होगा, इट विल बी नोन एज एरिथ्रोपोएसिस। सो ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन होता है, एंटीजन प्रेजेंट रहता है RBC में, एंड RBC देखने में डंबल शेपेड होता है। इसका साइज नियर बाई 7.2 माइक्रोन एंड इसका नॉर्मल काउंट इज अबाउट 4.5 मिलियन to 5 million per cubic mm of blood. Excellent. So जो एंटीजन प्रोड्यूस होता है RBC में, RBC का जो फाइनल स्टेज होता है, मतलब रेटिकुलोसाइट हो गया, उसके बाद RBC मैच्योर्ड होता है एंड ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। उस टाइम पे एंटीजन फॉर्म नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि RBC में, मैच्योर्ड RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर एंटीजन प्रोडक्शन होना है तो न्यूक्लियस को सेल के अंदर होना एसेंशियल है, ये प्राइम इम्पोर्टेंस है। एंटीजन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है इन प्रिकर्सर सेल ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, एरिथ्रोपोएसिस के जो प्रिकर्सर सेल है उसमें से एंटीजन प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है। एट द बिगिनिंग RBCs में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है एंड न्यूक्लियस के अंदर 2-3 मेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहता है। एक होता है आपका क्रोमाटिन, सेकंड होता है DNA, थर्ड होता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट देयर विल बी क्रोमोसोम नंबर 19। क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होता है एंड एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है फुकोज ट्रांसफेरेज, FERASE। ठीक है, ट्रांसफेरेज। आपको ए टर्म जो है ट्रांसफेरेज, इसको आपको ब्लड ग्रुप के टर्म में याद ही रखना है। ट्रांसफेरेज का मतलब एकदम सिंपल है कि ट्रांसफेरेज एक एंजाइम होता है। ठीक है, एक प्रोटीन मटेरियल होता है जिसका काम यही रहता है कि मटेरियल सब्सटेंसेस जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सेल के वहाँ पे प्रोड्यूस करे। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगा, सिंपली RBC को प्रोवाइड करेगा। देन फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होता है एंड एक एंजाइम सीक्रेट करता है एंड एंजाइम जो RBCs के सेल मेम्ब्रेन में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, दैट इज ओलिगोसैकाराइड्स, SACCHARIDE, ओलिगोसैकाराइड्स, जो ब्रांच ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स है जिसमें ब्रांच ऑफ मोनोसैकाराइड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एंड फुकोज ट्रांसफेरेज क्या करेगा कि एक सिंपल शुगर ऐड करता है ओलिगोसैकाराइड के साथ। ठीक है, आपको क्रोमोसोम नंबर 19 के रिलेशन में इतना याद रखना कि क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होगा, फुकोज ट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम सीक्रेट करता है एंड फुकोज ट्रांसफेरेज विल अटैच्ड विथ ओलिगोसैकाराइड्स। एंड जब ओलिगोसैकाराइड के साथ अटैच्ड हो जाता है इसको बोला जाता है एज सब्सटेंस। ठीक है, एज सब्सटेंस। एंड बेसिकली इस अप टू यहाँ तक बोला जाता है एज सब्सटेंस बोलिए या फिर
इसको बोला जाता है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसको बोला जाता है ओ ब्लड ग्रुप। आगे जाके और क्लियरली समझेंगे। सो एज सब्सटेंस प्रेजेंट हो गया, इसके बाद बॉडी में एंटीजन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। एंटीजन प्रोडक्शन स्टार्ट होने के लिए देयर विल बी अनदर क्रोमोसोम विल एक्टिवेट, और एक क्रोमोसोम, एक नहीं एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक्टिवेट होता है, और क्रोमोसोम का नंबर है क्रोमोसोम नंबर 9। ठीक है, एंड क्रोमोसोम नंबर 9, एंड क्रोमोसोम के अंदर एक जो टेल एरिया लॉन्ग रहता है, टेल एरिया लॉन्ग रहता है, एंड क्रोमोसोम में जहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है उस जगह को बोला जाता है ल्यूकस, LUCUS, ल्यूकस। ठीक है, या फिर सिंपली आप इतना याद रखो कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर से जेनेटिक मटेरियल्स सेल में प्रोवाइड होगा। क्रोमोसोम नंबर 9 क्या करेगा, और एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ट्रांसफेरेज ए। एंड ट्रांसफेरेज ए एक सिंपल शुगर ऐड करेगा किसके साथ, ओलिगोसेकेराइड्स, एंड फ्रूक्टोज अटैच्ड हुआ है इसके साथ। ट्रांसफेरेज ए से जो सिंपल शुगर रिलीज हुआ था उसको ऐड करेगा, इसका नाम है नागा, NAGA, एंड फुल फॉर्म इज N-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। ठीक है, एंड जब नागा सब्सटेंस H सब्सटेंस के साथ अटैच हो जाता है देन इट इज नोन एज ए एंटीजन। और सिंपल है कि ए एंटीजन अगर ब्लड में प्रेजेंट है दैट मीन्स उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट किया जाता है ऑन द डिपेंडेंस ऑफ एंटीजन के ऊपर डिपेंड है कि किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, नॉट इन एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं किया जाता है, एंटीजन को ही कंसीडर किया जाता है। सो जब नागा सब्सटेंस एच सब्सटेंस के साथ अटैच हो जाएगा इट इज नोन एज ए एंटीजन एंड ए ब्लड ग्रुप। सेकेंड सिनेरियो में होता है कि क्रोमोसोम नंबर 9 का सेम ल्यूकस से और एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसका नाम है ट्रांसफेरेज बी, एंड ट्रांसफेरेज बी विल गिव अनदर सिंपल शुगर जो टर्मिनल एंड ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स के साथ अटैच होता है जिसका नाम है गैलेक्टेज, GLACTASE, गैलेक्टेज। ठीक है, एंड इसका एंजाइम का नाम है ट्रांसफेरेज बी। एंड जब गैलेक्टेज एक जीन के साथ अटैच हो जाएगा उसको बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप या फिर बी एंटीजन। समझ में आ रहा है? ओके, सो नेक्स्ट वन इज ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप के टाइम पे और एक चीज आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि क्रोमोसोम नंबर 9 या फिर क्रोमोसोम नंबर 19 एक नहीं रहेगा, देयर विल बी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। टोटल क्रोमोसोम्स बॉडी में प्रेजेंट है 46, 22 आर ऑटोसोम्स, 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम नंबर 9 के भी पेयर रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर 19 के भी पेयर में रहते हैं, ठीक है, 1 फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर। सो जब ए ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा था तो क्रोमोसोम नंबर 9 चाहे मदर वाला हो या फिर चाहे फादर वाला हो, दोनों में से एक काम कर रहे थे, या फिर दोनों ने भी अगर सेम एंटीजन सेम एंजाइम प्रोड्यूस किया तो भी ब्लड ग्रुप ए होगा। मीनिंग समझो कि सिंपल है कि दो क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम में से सपोज दिस इज एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, ठीक है, एंड एक्स क्रोमोसोम
वर्क कर रहा है एंड उसने प्रोड्यूस किया ट्रांसफेरेज बी। ट्रांसफेरेज बी क्या करेगा, बी एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सेम टाइम पे अगर वाई क्रोमोसोम भी क्या करेगा, ट्रांसफेरेज बी फॉर्मेशन करेगा एंड सेम गैलेक्टोज अटैच होगा ओलिगोसैकेराइड के साथ, ठीक है। इसका इनहेरिटेंस हम बाद में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 9 में जो क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगा दैट इज ट्रांसफेरेज बी एंड सेकेंड क्रोमोसोम विल प्रोड्यूस ट्रांसफेरेज ए। और इससे क्या होगा, ए एंड बी, ए जो शुगर सिक्रेट करेगा, दोनों शुगर क्या हो जाएगा, H जीन के साथ अटैच हो जाएगा। दैट मीन्स H जीन विल कंबाइन विथ गैलेक्टेज एज वेल एज नागा सब्सटेंस। इतना आपको याद रखना है, नागा, कि नागा और गैलेक्टोज जब H जीन के साथ रहता है तब हम उसको बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 9 दो टाइप्स के एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसफेरेज ए, ट्रांसफेरेज बी, दोनों दो टाइप के शुगर चेन क्रिएट करेगा। एक होता है नागा एंड दूसरा होता है गैलेक्टोज। दोनों जब H जीन के साथ प्रेजेंट होंगे तो उसको बोला जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। एंड लास्ट सिनेरियो इज ओ ब्लड ग्रुप। उस टाइम पे क्या होगा कि ए बी काम नहीं करेगा एंड बी भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। कहाँ से प्रोड्यूस नहीं होगा, क्रोमोसोम से। दैट मीन्स जो क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम डिसफंक्शन हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स माल फंक्शन हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। उससे क्या होगा, एंजाइम सीक्रेट नहीं होगा। एंजाइम सीक्रेट नहीं होगा तो ऑब्वियस है शुगर भी सीक्रेट नहीं होगा। एंड जब शुगर सीक्रेट नहीं होगा तब ओनली H जीन विल प्रेजेंट इन आवर ब्लड। और सिर्फ H जीन जब RBC में प्रेजेंट रहता है इट इज नोन एज O ब्लड ग्रुप, ठीक है। एंड जब O ब्लड ग्रुप डिस्कवरी हो गया था उसके बाद देखा गया कि O ब्लड ग्रुप और दूसरा O ब्लड ग्रुप का जब ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो कुछ लोगों में रिएक्शन होता है। सो इस रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि अगर किसी का बॉडी में जो RBC है, RBC के सरफेस में अगर H जीन प्रेजेंट नहीं है और दूसरा जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे थे उस RBC में H जीन प्रेजेंट है, जब ट्रांसफ्यूजन होगा तो H जीन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बॉडी में हो जाता है, ठीक है। सो वो जिस RBC में H जीन प्रेजेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं दैट इज द वेरी रेयर ग्रुप एंड इट इज नोन एज बॉम्बे वाला, इट्स बॉम्बे ब्लड ग्रुप। सो दिस इज अबाउट ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में और भी है कि देखिए देयर आर 100 रेयर ब्लड ग्रुप्स आर देयर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही रेयर है, मेनली ए बी एंड ओ सिस्टम्स आर देयर, लेकिन इसके सिवा भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट है जिसमें से 33 एंटीजेंस मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको बाद में प्रैक्टिस के टाइम पे सुनाई देगा कि देयर इज बॉम्बे ग्रुप, देयर इज डफी ग्रुप, डफी DUFFY, डफी ग्रुप, लुथर्न ग्रुप LUTHER, लुथर्न ग्रुप, P ग्रुप, I ग्रुप, किड ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं जो बहुत ही रेयर है, ठीक है। बट मेनली ABO सिस्टम ही इंडिया में यूज़ किया जाता है। There are two concepts are there, one is phenotype and another is genotype। phenotype में क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप है, सपोज A ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा कि जो क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम रहते हैं, दोनों क्रोमोसोम अगर काम किया देन इट विल बी नोन एज AA। एंड अगर दोनों में से एक क्रोमोसोम ने काम किया तब भी ए एंटीजन प्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए AO, दैट इज जीनोटाइप। सेकेंड सिनेरियो है बी ब्लड ग्रुप में भी क्या हो सकता है कि
एक क्रोमोसोम ने अगर बी एंटीजन प्रोड्यूस किया तब भी ब्लड ग्रुप बी होगा, दोनों ने प्रोड्यूस किया तो भी ब्लड ग्रुप बी होगा। सो दैट्स व्हाई जीनोटाइप विल बी बी में BO and BB। थर्ड ब्लड ग्रुप दैट इज AB में क्या हो सकता है कि एक क्रोमोसोम A प्रोड्यूस करेगा, सेकंड क्रोमोसोम B करेगा, या फिर उसका ऑपोजिट कर सकता है, फर्स्ट वाला B करेगा, सेकंड वाला A, बट सिनेरियो सेम रहेगा। फिनोटाइप भी AB रहेगा एंड जीनोटाइप भी AB ही रहेगा। एंड लास्टली O ब्लड ग्रुप सिंपल है कि दोनों काम नहीं कर रहे हैं। जीनोटाइप विल बी सेम 0। ठीक है, दिस इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सो लास्टली हम डिस्कस करते हैं अबाउट RH फैक्टर। RH factor is discovered by Carl Landsteiner along with Wiener, WEINNER, Wiener। सो जब उन्होंने डिस्कवरी किया था तो RH सिस्टम डिस्कवरी हुआ था मंकीज के ऊपर एंड इट इज़ नोन एज रिसास मंकी, RHESUS, रेसास मंकी। और RH सिस्टम यहाँ से लिया गया RH। ठीक है, एंड बेसिकली RH सिस्टम में क्या होता है कि देयर आर मेजरली 6 एंटीजेंस आर प्रेजेंट। यही एक सिस्टम है जिसमें एंटीजन रहेगा लेकिन एंटीबॉडी नहीं रहता है। ब्लड ग्रुप ABO में ऐसा था कि अगर RBC में एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका ऑपोजिट वाला एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। बट दिस इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ लैंडस्टेनर लॉ। ओके, लैंडस्टेनर लॉ क्या होता है कि अगर RBC में एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका ऑपोजिट एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। अगर RBC में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन RH सिस्टम में क्या होता है कि RH अगर पॉजिटिव है तो एंटीबॉडी नहीं रहेगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट नहीं रहता है। सिंपली आपको इतना याद रखना कि एंटीजन प्रेजेंट रहेगा लेकिन एंटीबॉडी नहीं रहेगा। इट इज़ द एक्सेप्शनल और ऑपोजिट लॉ ऑफ ABO सिस्टम। ABO सिस्टम का ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रहता है। एंड RH सिस्टम में 6 एंटीजन प्रेजेंट रहता है। देयर इज कैपिटल D एंड स्मॉल d, there will be capital C and small c, and there will be capital E and small e। सो इसमें एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि अगर किसी का ब्लड में D एंटीजन प्रेजेंट है तो स्मॉल d एंटीजन भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, D एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो स्मॉल d भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अगर कैपिटल D एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में स्मॉल d एंटीजन मस्ट प्रेजेंट होगा। मीनिंग समझ में आया है? लेट मी रिपीट, अगर कैपिटल D ब्लड में प्रेजेंट है तो स्मॉल d में भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अगर ब्लड में कैपिटल D प्रेजेंट नहीं है तो उस सिनारियो में स्मॉल d एंटीजन ब्लड में मास्ट प्रेजेंट रहेगा। और ये D एंटीजन के ऊपर डिपेंड करके बोला जाता है कि RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब अगर कम टू द बेसिक्स कि
जो RH सिस्टम्स के एंटीजन है, एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो सेम RBCs के सेल मेम्ब्रेन में, एंड RBCs के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कब होंगे, तो एरिथ्रोपोएटिक प्रिकर्सर सेल के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें एकदम सिंपल फेनामेना है कि अगर RBC का सरफेस में D एंटीजन प्रेजेंट है देन इट इज़ नोन एज RH पॉजिटिव, एंड अगर D एंटीजन एब्सेंट है देन इट इज़ नोन एज RH नेगेटिव। इसमें एंटीबॉडी नहीं रहता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। D एंटीजन प्रेजेंट है पॉजिटिव, एब्सेंट है दैट इज नेगेटिव। सो इसमें भी रिएक्शन होते हैं, जैसे कि RH पॉजिटिव का ब्लड अगर हम RH नेगेटिव में ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो भी रिएक्शन होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जब ट्रांसफ्यूज किया जाता है, सपोज मैं अगर RH नेगेटिव पेशेंट हूँ, नेगेटिव का मतलब क्या है कि मेरे बॉडी में RBC के मेम्ब्रेन में D एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब क्या हुआ कि किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इम्प्रॉपरली कर दिया, और जो ब्लड मेरे बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया है उसमें एंटीजन प्रेजेंट था। तो जब मेरा बॉडी में ट्रांसफ्यूज होगा दैट टाइम फर्स्ट टाइम मेरा बॉडी में सीवियर रिएक्शन नहीं होगा। ABO में कैसा होता है कि इमीडिएट रिएक्शन भी हो सकता है या फिर विद इन ए वीक सीवियर रिएक्शन होगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम नेगेटिव RH नेगेटिव इंसान जब RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, स्लो होता है, डिलेड रिएक्शन होता है। मतलब क्या है कि जब D एंटीजन RH नेगेटिव के ब्लड में आएगा, स्लोली बॉडी क्या करेगी, उसका एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी, एंड जो भी रिएक्शन होगा इट विल हैपन आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद होता है और बहुत ही माइल्ड होता है। लेकिन अगर सेम इंडिविजुअल को सेकेंड टाइम भी इम्प्रॉपरली अगर RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया तब सीवियर रिएक्शन होता है। ठीक है, सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एक डिजीज कंडीशन है जो फिटस में होता है, एंड अगर फादर RH पॉजिटिव है एंड मदर नेगेटिव है, सो बेबी में एरिथ्रोब्लास्ट इमेच्योर्ड एरिथ्रोब्लास्ट ब्लड में ब्लड सर्कुलेशंस में प्रेजेंट हो जाते हैं, इमेच्योर्ड RBCs ब्लड में आ जाते हैं और इससे बहुत रिएक्शन होता है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो ब्लड ग्रुप और RH सिस्टम यहाँ तक है, आपको समझ में आया है? श्योर? थैंक यू। जय जय श्री राम।